तो चलिए आज पश्चिम बंगाल की राजनीति की एक बहुत ही अजीब पहेली को समझते हैं। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी पर करप्शन के गंभीर आरोप लगते हैं और दूसरी तरफ उसी पार्टी की पॉपुलैरिटी, उसका जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ये कैसे हो सकता है? इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा गहराई में उतरना होगा। इस कहानी की शुरुआत ही एक बड़ी अजीब घटना से होती है। सोचिए, तृणमूल कांग्रेस मतलब टीएमसी के जो पार्टी वर्कर्स हैं वो गांव वालों को रिश्वत के पैसे वापस कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना, वापस कर रहे हैं। ये वही पैसे थे जो इन कार्यकर्ताओं ने लोगों को फ्री सरकारी स्कीमों का फायदा दिलाने के नाम पर लिए थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, वो ये सब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कहने पर कर रहे थे। और बस यहीं से वो बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसके इर्द गिर्द आज की ये पूरी पड़ताल है। भाई, अगर एक रूलिंग पार्टी पर करप्शन के इतने खुले आरोप हैं तो उसकी पॉपुलैरिटी घटने की जगह बढ़ कैसे रही है? आइए इस अजीब से विरोधाभास को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। इस पहेली का जो पहला टुकड़ा है वो जुड़ा है इकोनॉमी से। अगर पिछले 10 साल के आंकड़ों को देखें तो बंगाल के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की जो ग्रोथ रेट है वो नेशनल एवरेज से कम रही है। मतलब सीधा सा है, राज्य की जो आर्थिक रफ्तार है वो देश के बाकी हिस्सों से मेल नहीं खा रही, थोड़ी पीछे चल रही है। लेकिन अब आता है पहेली का दूसरा और सच कहूं तो सबसे दिलचस्प हिस्सा। एक तरफ इकोनॉमी कुछ खास नहीं कर रही और दूसरी तरफ टीएमसी का वोट शेयर 2011 से 2021 तक लगातार ऊपर ही गया है। तो भाई सवाल तो अपनी जगह कायम है ही, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, इसका जवाब हमें बंगाल के हाल के सालों में नहीं बल्कि उसके इतिहास में मिलेगा। आज की पॉलिटिक्स को समझना है तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उस पॉलिटिकल सिस्टम को देखना होगा जिसकी नींव दशकों पहले रखी गई थी। टीएमसी के सत्ता में आने से पहले बंगाल पर करीब 30 साल तक लेफ्ट फ्रंट यानी वाम मोर्चे का राज था। और मजे की बात यह है कि उनके दौर में भी राज्य का जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस था वो कोई बहुत शानदार नहीं था। तो सवाल उठता है कि फिर लेफ्ट फ्रंट इतने लंबे समय तक पावर में कैसे टिका रहा? रिसर्चर पार्थ चैटर्जी के मुताबिक उन्होंने बंगाल को एक पॉलिटिकल सोसाइटी में तब्दील कर दिया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा समाज बना देना जहां लोगों की पहचान उनकी जाति, उनके क्लास या किसी और चीज से ज्यादा उनकी पार्टी से हो। मतलब पार्टी ही सब कुछ है। और ये पॉलिटिकल सोसाइटी बनाने के लिए लेफ्ट सरकार ने 3 खास ग्रुप्स पर फोकस किया। पहले, शहरों में रिक्शा चलाने वाले जैसे इनफॉर्मल वर्कर्स। दूसरे, छोटे मोटे व्यापारी जिन्हें अपना धंधा चलाने के लिए प्रोटेक्शन चाहिए थी। और तीसरे, गांव के वो किसान जिनके पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े थे। ये तीनों ही ग्रुप ऐसे थे जो अपने रोजी रोटी और सुरक्षा के लिए सीधे सीधे सरकार पर डिपेंडेंट थे। तो चलिए अब आते हैं आज के दौर में और देखते हैं कि ये सिस्टम आज कैसे चल रहा है। हुआ ये कि जब 2011 में ममता बनर्जी सत्ता में आईं तो उन्होंने निर्भरता की इस विरासत को, इस लेगेसी को खत्म नहीं किया, बल्कि इसे और भी बड़े और अपने तरीके से इस्तेमाल किया। देखिए, टीएमसी के सामने एक बड़ी चुनौती थी। लेफ्ट या बीजेपी की तरह उनके पास कोई विचारधारा से जुड़ा हुआ डेडिकेटेड कैडर नहीं था। तो सवाल था कि फिर पार्टी कैसे चलेगी? समाधान निकाला गया, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो पैसे के दम पर 2 काम एक साथ करे। पहला, पार्टी वर्कर्स की वफादारी खरीदें और दूसरा, वोटर्स को पार्टी पर निर्भर बनाए रखे। और इस पूरी रणनीति के आप कह सकते हैं 2 मेन पिलर थे। शहरी और सेमी अर्बन इलाकों के लिए सिंडिकेट सिस्टम और गांव देहात के लिए कट मनी सिस्टम। ये सिंडिकेट क्या है? असल में ये रूलिंग पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोकल लड़कों का एक ग्रुप होता है। इनका काम क्या है? ये रिक्शा चलाने वालों जैसे इनफॉर्मल वर्कर्स से अपना काम करने की परमिशन के बदले पैसे लेते हैं और जो छोटे व्यापारी हैं उनसे गैंग और माफिया से प्रोटेक्शन देने के नाम पर वसूली करते हैं। और फिर आता है ग्रामीण इलाकों का कट मनी सिस्टम। ये एक तरह की फीस है जो लोकल पार्टी वर्कर लोगों से सरकारी वेलफेयर स्कीमों का फायदा उन तक पहुंचाने के लिए लेते हैं। और ध्यान रहे, ये वो स्कीमें हैं जो असल में लोगों को एकदम मुफ्त मिलनी चाहिए। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब जरा जमीन पर उतरकर देखते हैं कि ये दोनों सिस्टम असल में काम कैसे करते हैं और इनका पॉलिटिकल असर क्या होता है। कट मनी की हकीकत को कुछ उदाहरणों से समझते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के हिसाब से हर स्कीम का एक फिक्स्ड रेट है। जैसे अगर किसी के अंतिम संस्कार के लिए सरकार से 2000 रुपए की मदद मिलनी है तो उसमें से 200 रुपए कट मनी में चले जाते हैं। टॉयलेट बनवाने के लिए 2000 रुपए और घर बनाने के लिए तो 10 से 15,000 रुपए तक वसूले जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि लोग पैसे देते क्यों हैं?
जब उन्हें पता है या पता होना चाहिए कि ये स्कीमें तो फ्री हैं। इसकी दो बड़ी वजह हैं। पहली, जानकारी की कमी। बहुत से लोगों को लगता है कि ये कोई ऑफिशियल इंस्टॉलेशन चार्ज या फीस है। और दूसरी वजह है मजबूरी। उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। सीधा हिसाब है, या तो पैसे दो और स्कीम का फायदा लो, या फिर खाली हाथ रहो। और यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कट मनी सिस्टम ग्रामीण इलाकों में इतना असरदार क्यों है। देखिए, बंगाल की करीब 70% आबादी आज भी गांव में रहती है। मतलब साफ है, जिसने ग्रामीण बंगाल को कंट्रोल कर लिया, बंगाल पर राज उसी का होगा। इस पूरे सिस्टम से पार्टी को आप देखिए डबल फायदा होता है। एक तरफ जो वोटर हैं वो बेसिक सर्विसेज के लिए पार्टी पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, और दूसरी तरफ पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी वफादार बने रहते हैं, क्योंकि भाई कट मनी ही तो उनकी कमाई का मेन जरिया है। तो अब हम इस पूरे विश्लेषण के आखिर में पहुंचते हैं, और यहाँ एक बात साफ हो जाती है कि ये सिर्फ करप्शन का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। हाँ, ऐसा नहीं है कि टीएमसी की कामयाबी के पीछे सिर्फ यही एक वजह है। और भी फैक्टर्स हैं, जैसे भूमि अधिग्रहण का विरोध करना या महिला वोटर्स का सपोर्ट। लेकिन ये जो डिपेंडेंसी का सिस्टम है ना, ये एक ऐसा पावरफुल चक्कर बनाता है जो अपने आप चलता रहता है। सोचिए, पार्टी संसाधन देती है, लोग निर्भर होते हैं, ये निर्भरता वोटों में बदल जाती है, और फिर जीती हुई पार्टी के पास बांटने के लिए और ज्यादा संसाधन आ जाते हैं। ये एक कभी न खत्म होने वाला लूप है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब लोगों का जीना मरना ही पार्टी पर निर्भर हो जाए, तो क्या इसे एक वेलफेयर स्टेट कहना सही होगा, या फिर ये कुछ और ही है? इस पर सोचिएगा जरूर।